नमस्कार मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आप सभी का स्वागत है परीक्षा एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। और आज आपकी ये जो क्लास है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी जिसमें हम बात कर रहे थे रिवर्स, यानी हमारा जो टॉपिक था हम नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें हमने गंगा नदी के विषय में अब तक पढ़ लिया था। अब हमारा ये जो क्लास है, ये जो टॉपिक है नदियाँ, इसमें आज हम एक दूसरी नदी की बात करने वाले हैं। यानी आज की जो क्लास है इसमें हम बात करते हैं सिंधु नदी के बारे में। यानी आज का जो टॉपिक रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एक दूसरी नदी जिसे कहा जाता है सिंधु नदी। अगर हम नदियों की बात करते हैं तो ये जो टॉपिक है इसमें गंगा नदी के बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण नदी है इसका नाम है सिंधु। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा सिंधु नदी। आज हम सिंधु नदी जो तंत्र है, इंडस रिवर सिस्टम, इसके विषय में पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हम सबसे पहले सिंधु नदी की बात करें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को प्राचीन काल में इसे सिंधवी कहा गया, या फिर सिंधु नदी का एक अन्य नाम है, इसे ही कहा जाता है इंडस। सिंधु नदी का ही अन्य नाम क्या है? इंडस। और इसी नदी के किनारे प्राचीन काल में भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता जिसे कहा गया सिंधु सभ्यता। तो भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता थी सिंधु सभ्यता, ये इसी नदी के किनारे विकसित हुई। यानी सिंधु सभ्यता का जो उद्भव है ये किस नदी के किनारे हुआ? सिंधु नदी के किनारे हुआ। सिंधु नदी का अन्य नाम क्या है? इंडस। अब सिंधु नदी के बारे में अगर हम आगे बात करें तो जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी का जो जल है, इस जल से लाभान्वित होने वाले जो देश हैं इनकी संख्या है 3। क्योंकि सिंधु नदी का जो उद्गम है ये होता है तिब्बत से। सिंधु नदी का जो उद्गम है ये कहाँ से होता है? तिब्बत से। तिब्बत के बाद ये जो नदी है ये पहुँचती है फिर भारत में, और भारत के बाद ये जो नदी है ये पहुँचती है फिर पाकिस्तान में। सिंधु नदी की विशेषता ये है कि सिंधु नदी अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी, सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तब हमारा जवाब रहेगा सिंधु नदी। अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है सिंधु नदी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी, या भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये नदी है सिंधु। अब अगर हम सिंधु नदी के बारे में बात करें तो सिंधु नदी अत्यधिक महत्वपूर्ण नदी है। और अगर हम इस नदी के बारे में आगे जाने तो सिंधु नदी का जो उद्गम है ये होता है, तो इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी मैप की। तो थोड़ा सा जो उत्तर भारत है, यानी जो जम्मू कश्मीर है स्पेशली, वो मैप बना लेते हैं भारत का। देखिए, मान लेते हैं ये है भारत का मैप, ये है हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य है ये। तो ये जो सिंधु नदी है इसका उद्गम होता है इधर, यहाँ पे जो मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील, तिब्बत की जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है और इस ग्लेशियर का नाम है बोखरचू। तो ये जो बोखरचू ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर से तिब्बत या कह दो चीन, तो तिब्बत या चीन में स्थित जो मानसरोवर झील है, इस मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर पड़ता है जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। और इसी ग्लेशियर के निकट एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है कैलाश पर्वतमाला, कैलाश पर्वतमाला या कैलाश पर्वत श्रृंखला, कैलाश पर्वत श्रृंखला। तो जो सिंधु नदी है, अगर हम इसकी बात करें, सिंधु नदी का उद्गम ये इस ग्लेशियर से और जो कैलाश पर्वतमाला है, जो कैलाश रेंज है, इसके निकट से होता है। और ये नदी इस प्रकार से भारत में प्रवेश करके और ये इस तरह से प्रवाहित होती है। यानी अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो जो सिंधु नदी है ये बोखरचू हिमनद से निकलने के बाद, वैसे जिस स्थान से सिंधु नदी निकलती है, ये जो बोखरचू हिमनद है, इस स्थान को कहा जाता है सिंगी वखान। इस स्थान को क्या कह देते हैं?
तो इस स्थान को कह देते हैं सिंगी बखान। तो कई बार वो प्रश्न पूछ लेता है कि सिंधु नदी का उद्गम बोखरचू ग्लेशियर से होता है, लेकिन इस स्थान को क्या कहते हैं? तो इस स्थान को कह देते हैं सिंगी बखान। अब ये जो सिंधु नदी है ये भारत में जिस स्थान से प्रवेश करती है, भारत में जिस स्थान से इसकी एंट्री होती है, ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है दमचौक। ये स्थान कौन सा है? तो ये स्थान कहलाता है दमचौक। यानी भारत में किस स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है? तो दमचौक नामक स्थान से। अब जैसे सिंधु नदी ने भारत में प्रवेश किया तो सिंधु नदी के उत्तर में यहाँ पे एक पर्वतमाला है या एक पर्वत श्रृंखला है जिसे कहा जाता है लद्दाख। क्या कहते हैं? लद्दाख। और सिंधु नदी के दक्षिण में भी एक पर्वतमाला है जिसे कहा जाता है जास्कर। क्या कहते हैं इसे? जास्कर। यानी अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी का जो प्रवेश है भारत में ये दो पर्वतमालाओं के मध्य से होता है या दो श्रृंखलाओं के मध्य से होता है, जिसमें ऊपर इसके लद्दाख यानी उत्तर में और दक्षिण में पड़ती है जास्कर। अब ये प्रश्न इंपोर्टेंट है कि सिंधु नदी भारत में किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से होकर प्रवेश करती है? तो लद्दाख एवं जास्कर। अब ये जो दोनों पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये हिमालय की श्रृंखलाएं हैं, यानी हिमालय का भाग है। तो वो कई बार ये पूछ लेता है कि हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं इनका सही क्रम बताइए। तब इसके लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ, और ये ट्रिक है काली जीप। काली जीप यानी उत्तर से दक्षिणी की ओर हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम। क से काराकोरम, काराकोरम। ल से होगा लद्दाख, लद्दाख। ज से जास्कर और प से होगा पीर पंजाल, पीर पंजाल। और लास्ट में एक और है अंतिम जिसे कहते हैं धौलाधर। यानी हिमालय की जो 5 प्रमुख श्रृंखलाएं हैं इनका सही क्रम बताइए उत्तर से दक्षिण की ओर। तो सबसे पहले काराकोरम, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल और अंत में धौलाधर। आपको ट्रिक से ध्यान में रखना है काली जीप। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सिंधु नदी है अब ये लद्दाख और जास्कर इन दोनों के समानांतर, इन दोनों के मध्य समानांतर बहती है। तो ये जो नदी है ये नदी इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में एक गहरी घाटी बनाती है जिसे कहते हैं ज्योग्राफी के अंदर महाखड्ड। क्या कहते हैं? इसे ज्योग्राफी में कहा जाता है महाखड्ड, या फिर इसे कह देते हैं अंग्रेजी में गोर्ज। गोर्ज यानी विश्व का सबसे गहरा जो गोर्ज है, जो महाखड्ड है, वो तो है अमेरिका के अंदर, जिसे कहते हैं ग्रांड कैनियन। ग्रांड कैनियन विश्व का सबसे बड़ा गोर्ज या सबसे गहरा जो महाखड्ड है ये कौन सा है? ये ग्रैंड कैनियन। ये पड़ता है अमेरिका में। कहाँ पड़ता है ये? अमेरिका में। लेकिन भारत का सबसे गहरा गोर्ज या सबसे गहरा महाखड्ड कौन सा है? तब हमारा आंसर होगा सिंधु गोर्ज। यानी भारत का सबसे गहरा जो गोर्ज है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ये बनाती है सिंधु नदी। अब सिंधु नदी भारत में से जिस स्थान से होकर पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, यानी अंतिम स्थान, तो ये अंतिम स्थान है इसका भारत में। इस अंतिम स्थान को कहा जाता है चिल्लास, जो कि पड़ता है पीओके वाले क्षेत्र में, यानी जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर है। तो इसमें जो स्थान पड़ता है चिल्लास, यहाँ से ये प्रवेश कर जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में ये जो नदी है ये कराची के निकट, पाकिस्तान में कराची के निकट जो नगर है पाकिस्तान का, ये जाकर गिर जाती है अरब सागर में। यानी सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत से होता है और ये नदी जाकर गिरती है कहाँ पे? अरब सागर में। और यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर। यानी सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है 2880 किलोमीटर। लेकिन अगर हम प्रश्न पूछ लें कि भारत में तो केवल ये दमचौक से और चिल्लास नामक स्थान तक प्रवाहित होती है, यहाँ तक इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ तक है इसकी जो लंबाई है मुख्य रूप से ये है 1114 किलोमीटर। लेकिन ध्यान में रही, अगर हम इस पीओके वाले क्षेत्रों को छोड़ दें और इधर जो चीन के अधीन जो कश्मीर है हमारा, जो अक्साई चीन है या जो कश्मीर का जो हिस्सा जो चीन के अधीन है, अगर इसे निकाल दें तब भारत में मुख्य रूप से जो सिंधु नदी है ये प्रवाहित होती है भारत में 409 किलोमीटर।
यानी मुख्य रूप से सिंधु नदी भारत में कितनी प्रवाहित होती है, तो 709 किलोमीटर। वैसे संपूर्ण भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। और सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो ये है 2880 किलोमीटर। अब इसके बाद अगर हम सिंधु नदी की आगे बात करें तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिंधु की सहायक नदियों के बारे में, क्योंकि ये तो हमने सिंधु नदी की बात की। अब बात कर लेते हैं सिंधु की सहायक नदियों के बारे में। अगर हम सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो सिंधु की जो सहायक नदियां हैं जो इसमें दाईं ओर और बाईं ओर से आकर मिलती हैं, अगर हम इसमें सबसे पहले बाईं ओर यानी इस दिशा से आकर इसमें जो नदियां मिलेंगी इनकी बात कर लेते हैं। यानी बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं, कई बार तो पूछ लेता है इनका क्रम, क्योंकि ये जो सहायक नदियां हैं इनकी संख्या है 5 और इन पांचों नदियों का जो समूह है इसे कहा जाता है पंचनद। यानी बाईं ओर से सिंधु नदी में मिलने वाली जो 5 नदियां हैं इन्हें संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, पंचनद। अब वो इनका क्रम पूछ लेता है ऊपर से नीचे की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इनका सही क्रम है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास, सतलज, ये 5 प्रमुख नदियां हैं जिन्हें संयुक्त रूप से कहते हैं पंचनद। और ये नदियां मुख्य रूप से जो पंजाब क्षेत्र है इसमें प्रवाहित होती हैं, इसीलिए पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। तो पंजाब की जो 5 नदियां हैं वे कौन सी हैं, ये है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, और इन्हें ही संयुक्त रूप से कहते हैं पंचनद। अब एक बार तो उसने प्रश्न ऐसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद में शामिल नहीं है, और उसने ऑप्शन में दे दिया सिंधु। तो सिंधु पंचनद में शामिल नहीं है क्योंकि पंचनद की 5 नदियां ये हैं। अब हमें इन नदियों के बारे में पढ़ना है स्पेशली, ये किस स्थान पर और किस प्रकार से सिंधु नदी से जाकर मिल जाती है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं झेलम की। तो अगर हम झेलम की बात करें, झेलम का जो प्राचीन नाम था ये था बितस्ता। झेलम नदी को प्राचीन काल में, पुराने समय में इसे कहते थे बितस्ता। और अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो आपने उसमें पढ़ा होगा कि 326 ईसा पूर्व एक युद्ध हुआ था जिसे इतिहास में कहा गया बितस्ता का युद्ध, या जिसे कहा गया था हाइडे स्पीज का युद्ध, जो कि पंजाब के राजा पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। यानी सिकंदर महान, सिकंदर और पोरस के बीच में जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में, हाइडे स्पीच या बितस्ता का युद्ध, ये किस नदी के किनारे हुआ था, तो तब जवाब रहेगा झेलम नदी के किनारे। अब अगर हम झेलम की बात करें तो झेलम नदी का जो उद्गम है ये होता है इस स्थान से, और ये जो स्थान है ये एक झील है जिसे कहा जाता है बैरी नाग। तो जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील के निकट एक झील पड़ती है बैरी नाग झील, और इसी बैरी नाग झील से एक नदी निकलती है और जिस नदी को कहा जाता है झेलम। अब ये जो झेलम नदी है जैसे ये बैरी नाग झील से निकलेगी तो ये फिर इससे निकलने के बाद एक दूसरी झील में जाके मिलेगी जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और इस झील को कहा जाता है बुलर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है बुलर झील, जो कि कश्मीर में स्थित है। तो जो झेलम नदी है ये बैरीनाग झील से निकलने के बाद ये एक झील में मिलेगी जिसे कहते हैं बुलर झील। अब ये बुलर झील से पुनः निकलेगी और यहाँ से निकलने के बाद ये दोबारा आगे की ओर प्रवाहित होगी, और इसी नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है श्रीनगर। यानी श्रीनगर नामक जो नगर है ये किस नदी के किनारे है, तो ये झेलम के किनारे है। और जो झेलम नदी है बैरीनाग झील से निकली और ये इस प्रकार से प्रवाहित होते हुए ये जाके मिल जाते हैं किसमें, बुलर झील में। बुलर झील से पुनः निकलने के बाद जब ये आगे प्रवाहित होती है तो ये पहुंच जाती है फिर कहाँ पे, पाकिस्तान में। अब इसे एक बार यहीं पे छोड़ दो, जो झेलम नदी है उद्गम इसका बैरीनाग झील से और इसी के किनारे श्रीनगर स्थित है और ये नदी जाकर मिलती है बुलर झील में। अब इसे एक बार यहीं पे छोड़ो, क्योंकि झेलम ये जाके मिलती है चिनाब में, और जो रावी है ये भी जाकर मिलती है किसमें, चिनाब में। यानी ऊपर और नीचे वाली जो नदियां हैं ये बीच वाली में जाके मिलती हैं। झेलम भी चिनाब में जाके मिलेगी और रावी भी चिनाब में जाके मिलेगी। तो अब लेके आते हैं चिनाब नदी को।
अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब नदी का जो उद्गम है ये होता है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है बड़ा लाचा। तो हिमाचल प्रदेश का जो बड़ा लाचा दर्रा है, इस बड़ा लाचा दर्रे से दो भागों में निकलती है, दो शाखाओं में, जिन्हें कहा जाता है चंद्र प्लस भागा, यानी दो नदियों के रूप में निकलेगी। एक नदी का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा। अब ये दोनों मिलने के बाद ये कहलाती है चिनाब, और ये इस प्रकार से जाके ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। वैसे अगर हम चिनाब नदी की बात करें तो चिनाब का जो प्राचीन नाम है ये था अस्किनी। चिनाब नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे, तो इसे अस्किनी कहा जाता था। और जो चिनाब नदी है इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के बड़ा लाचा दर्रे से चंद्र और भागा के रूप में होता है, और ये दोनों मिलकर निर्माण करती हैं चिनाब नदी का। अब जैसे चिनाब नदी धरी पाकिस्तान में प्रवाहित होगी और इसी से आकर जो झेलम है वो इसमें आकर मिल जाती है चिनाब नदी में। अब इसके बाद हमें नदी लेकर आनी है रावी। तो अब बात कर लेते हैं रावी नदी की। अगर हम रावी नदी की बात करें तो रावी का जो उद्गम है ये होता है यहाँ से, हिमाचल प्रदेश में। ये जो दर्रा है इसे कहते हैं रोहतांग। तो हिमाचल प्रदेश का जो रोहतांग दर्रा है, वैसे तो रोहतांग दर्रे से दो नदियाँ निकलेंगी, एक रावी और दूसरी नदी है इसमें ब्यास, लेकिन सबसे पहले हम रावी को लेकर आते हैं। तो जो रावी नदी है ये यहाँ से निकलेगी और ये इस प्रकार बहते हुए और ये जाकर मिल जाएगी किससे, चिनाब नदी से। यानी रावी भी किस में मिलेगी, चिनाब में, और झेलम भी किस में मिलेगी, चिनाब में। अगर पूछ लें कि रावी का उद्गम किस स्थान से होता है तो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। ये दोनों हिमाचल प्रदेश के ही हैं। और जो रावी नदी है, रावी नदी का जो प्राचीन नाम था ये था पुरुषणी। रावी नदी का प्राचीन काल में क्या नाम था, तो पुरुषणी कहा जाता था इसे प्राचीन समय में। रावी नदी के तट पर ही पाकिस्तान का एक फेमस नगर है जिसे कहा जाता है लाहौर। तो पाकिस्तान का प्रसिद्ध नगर लाहौर किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे ही स्थित है। अब इसके बाद हमें पढ़नी है ब्यास, लेकिन ब्यास से पहले हमें पढ़ना होगा सतलज के बारे में, क्योंकि ब्यास एकमात्र ऐसी नदी है जो इधर पाकिस्तान में नहीं आएगी। तो पहले लेकर आते हैं सतलज को। अगर हम सतलज की बात करें तो सतलज भी इधर से ही निकलेगी, मानसरोवर झील के दक्षिणी भाग से, और ये इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। यानी जो सतलज नदी है मानसरोवर झील के दक्षिणी भाग से निकलकर, और ये हिमाचल प्रदेश के इधर यहाँ पे एक दर्रा है जिसे कहते हैं सिपकीला। यानी सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो ये करती है सिपकीला दर्रे से। और ये अगर ये प्रश्न पूछ लें कि सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो सतलज है। और सतलज का पहले नाम था सतुद्री। सतलज को पहले क्या कहते थे, तो सतलज का प्राचीन काल में नाम था सतुद्री। और ब्यास का प्राचीन काल में नाम था बिपाशा। बिपाशा बसु नहीं है, बिपाशा। तो ब्यास नदी को बिपाशा और सतलज को कहते थे सतुद्री। तो ये जो सतलज नदी है हिमाचल प्रदेश के सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करेगी, और ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। और ये क्या करती है, चिनाब से जाकर मिलती है। और जैसे ये चिनाब से मिलेगी सिंधु में मिलने से पहले, और ये दोनों फिर एक शाखा के रूप में ये जाकर मिल जाती हैं सिंधु नदी में। और जहाँ पर ये सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं इस स्थान का नाम है मीठनकूट। यानी सिंधु की प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं ये सिंधु में कहाँ पर जाकर मिलती हैं, तो ये मिलती हैं पाकिस्तान के मीठनकूट में। अब या तो ये कह दो कि जो चिनाब नदी है ये सतलज नदी से मिलकर ये मीठनकूट में सिंधु नदी से मिलती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो सतलज नदी है ये चिनाब नदी से मिलकर पाकिस्तान के मीठनकूट में सिंधु नदी से मिलती है। यानी अंत में जाके सब मिल जाती हैं सिंधु नदी में। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो सतलज नदी है, सतलज नदी के तट पर ही पंजाब का प्रसिद्ध नगर है एक जिसे कहते हैं लुधियाना। यानी अगर प्रश्न पूछ लें कि लुधियाना कौन सी नदी के किनारे है, तो ये सतलज नदी के किनारे है। अब हमें पढ़नी है ब्यास। सतलज से पहले अब हमें बात करनी है किसकी, ब्यास की। ब्यास नदी का भी जो उद्गम है ये भी यहीं से होता है, रोहतांग दर्रे से। लेकिन ब्यास एकमात्र ऐसी सहायक नदी है
सिंधु की, जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। यानी भारत में ही पंजाब में कपूरथला के निकट, भारत में ही पंजाब राज्य में कपूरथला के निकट एक स्थान पड़ता है हरके वैराज। तो हरके वैराज नामक जो स्थान है कपूरथला के निकट, इस स्थान पर जो ब्यास नदी है ये मिल जाती है किससे? तो ये मिलती है सतलज नदी से। तो सिंधु की एकमात्र सहायक नदी जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, तो उस नदी का नाम है ब्यास। अब ये जो नदियां हैं ये पानी प्रवाहित करती हैं मुख्य रूप से पाकिस्तान में। और जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है या विश्व में सर्वाधिक नहरों के माध्यम से सिंचाई करने वाला जो देश है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। यानी विश्व में सबसे अधिक सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है किस देश में? तो ये की जाती है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में जो नहरें हैं ये निकाली गई हैं किनसे? नदियों से। तो मुख्य रूप से जो यूज करता है पाकिस्तान ये सिंध और उसकी सहायक नदियों के जल को। अब हुआ क्या था कि जब आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान में सिंधु और सिंधु की जो सहायक नदियां हैं इनको लेकर लगातार विवाद हुआ और इनके जल को लेकर लगातार विवाद होता रहा। तो वर्ल्ड बैंक के प्रयास से, विश्व बैंक की प्रयासों से 1960 में दोनों देशों के बीच में एक समझौता कराया गया जिसे कहा गया सिंधु जल समझौता। यानी जो सिंधु जल समझौता है ये किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1960 में। और इस समझौते में ये कहा गया था कि जो 20% पानी है सिंधु और इसकी सहायक नदियों का ये यूज करेगा भारत, और जो 80% पानी है इसका यूज करेगा पाकिस्तान। ये कहा गया था सिंधु जल समझौता 1960 में। क्योंकि पाकिस्तान जल के लिए पूरा डिपेंड है सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर, इसलिए पाकिस्तान को दिया गया इसका 80%। भारत में तो और भी नदियां हैं। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सिंधु और इसकी सहायक नदियों से जुड़े हुए आगे जो प्रश्न हो सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो कई बार पूछ लेता है इनकी लेंथ वगैरह से, नदियों की लंबाई वगैरह से। तो थोड़ी सी इनकी और बात कर लेते हैं। अगर हम नदियों की लंबाई की बात करें तो जो झेलम नदी है, अगर हम झेलम की जो मुख्य रूप से इसकी जो लंबाई है अगर हम इसकी बात करें तो ये है मुख्य रूप से 725 किलोमीटर। यानी लगभग कितने किलोमीटर लंबाई है झेलम की? तो ये है 725 किलोमीटर। अब अगर हम बात कर लें चिनाब नदी की, तो जो चिनाब नदी है इसकी जो लंबाई है ये मुख्य रूप से है, चिनाब नदी की जो लंबाई है ये है 1180 किलोमीटर। चिनाब नदी की लंबाई लगभग कितनी है? तो ये 1180 किलोमीटर। अगर हम रावी की बात करें तो रावी की जो लंबाई है ये लगभग 720 किलोमीटर। ब्यास की अगर बात कर लें तो ब्यास की लंबाई है लगभग 470 किलोमीटर। और जो सतलज है इसकी लंबाई है लगभग 1500 किलोमीटर। लेकिन सतलज भारत में केवल 1000 किलोमीटर ही बहती है। भारत में सतलज लगभग कितनी बहती है? 1000 किलोमीटर। और सतलज की कुल लंबाई कितनी है? 1500 किलोमीटर। अब जो झेलम नदी है जिसकी लंबाई आपने पढ़ी 725 किलोमीटर, हो सकता है कि कुछ बुकों में आपको ये 1080 या 1100 किलोमीटर के समथिंग देखने को मिल जाए। लेकिन जो नई वाली एनसीईआरटी की बुकें हैं उनमें दिखाया गया है कि झेलम जो नदी है इसकी जो लंबाई है ये है 725 किलोमीटर। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी ऐसी नदी है जो भारत और पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान का, उसके समानांतर बहने वाली नदी है झेलम। अब इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो सिंधु नदी में कुछ ऐसी नदियां हैं जो इधर, यानी ये बाईं ओर से मिलने वाली सिंधु की सहायक नदियां थी, लेकिन कुछ नदियां ऐसी हैं जो दाईं ओर से सिंधु नदी में आकर मिलेगी। यानी दाईं ओर से सिंधु में आकर मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं ये मुख्य रूप से इधर पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आकर इस दिशा से सिंधु नदी में मिलेगी। तो ये जो नदियां हैं ये नदियां हैं, इनके थोड़ी सी नाम ही ध्यान में रखने हैं। काबुल, कुर्रम, गिलगिट और सियूक। काबुल, कुर्रम, गिलगिट, सियूक ये दाईं ओर से सिंधु में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं पंचनद। और ये 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और
सतलज। तो ये थी आपकी सिंधु नदी, जो इंडस रिवर सिस्टम है हमारा, सिंधु नदी तंत्र ये। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और अब तक हमने रिवर सिस्टम में, नदी तंत्र में 2 प्रमुख नदियों का अध्ययन किया। सबसे पहले गंगा नदी और इसके बाद सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। और अब इससे आगे नदियों के विषय में बात करेंगे। तो ये जो टॉपिक है नदी, जो हमारा टॉपिक है नदी, इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ें क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम के अंदर ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिस एग्जाम के अंदर प्रश्न नदियों से न पूछा जाए। अगर ज्योग्राफी से प्रश्न पूछा गया है तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप लगातार अच्छे से पढ़ रहे होंगे इसके। तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। और जब तक के लिए आप अब अगली क्लास में मिलते हैं, तो जब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, गुड नाइट, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू।